थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 27। प्रथमेश और रेनू रितु के घर के बाहर मर्सिडीज कार में बैठे हुए कालिया गैंग का इंतजार कर रहे थे। कल रात में ही प्रथमेश ने कालिया को बताया था कि अमरीक रितु के घर में हो सकता है। उसने अमरीक का नंबर भी कालिया को दे दिया था। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। प्रथमेश और रेनू देर रात से ही रितु के घर के बाहर खड़े थे, परंतु कालिया गैंग का कहीं कोई पता नहीं था। रितु भी ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। प्रथमेश ने 2 बार कालिया गैंग को फोन भी किया था, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। प्रथमेश और रेनू रितु के घर के बाहर मर्सिडीज में बैठे हुए थे जब उन्होंने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति रितु के घर में घुस रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। क्या ये कालिया गैंग का आदमी है? प्रथमेश बोला। रेनू को ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रथमेश यहाँ बाहर खड़ा क्यों है। रात भर से दोनों पागलों जैसे रितु के घर के बाहर थे। कोई भी संदेहास्पद हरकतें उनको नहीं दिखाई दी। अभी कालिया गैंग का आदमी शायद रितु के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रथमेश ने अपने मोबाइल के कैमरे को जूम करके देखा तो उसे वो आदमी दिख रहा था जो रितु के घर में घुस रहा था। प्रथमेश, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? रेनू घबराती हुई बोली। अरे रेनू, हम अमरीक का पता लगाने आए हैं। वो आदमी कालिया गैंग का मेंबर है। यदि अमरीक रितु के घर में है तो जल्द ही पकड़ा जाएगा। परंतु प्रथमेश, मुझे श्योर नहीं है कि वहाँ अमरीक होगा। मुझे सिर्फ शक था। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ। रेनू को डर लग रहा था क्योंकि कालिया गैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और पुलिस के रडार पर भी था। यदि पुलिस को पता चला कि प्रथमेश और रेनू कालिया गैंग से संपर्क में है तो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। रेनू प्रथमेश को झंझोड़ते हुए बोली, प्रथमेश, चलो ना, निकलते हैं यहाँ से। ये सब नहीं करते हैं अपन। तुम पागल हो क्या रेनू? याद नहीं उस अमरीक ने हमें 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था? हाँ, मुझे याद है। इसीलिए रेनू, तुम मुझे मेरा काम करने दो। तुम अमरीक को फोन लगाओ। रेनू ने चुपचाप अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और अमरीक को फोन लगाया। रिंग बहुत देर तक जाने के बाद अमरीक की आवाज आई। पैसे तैयार हैं? रेनू ने फोन को स्पीकर पर डाला और प्रथमेश को दे दिया। अमरीक, तुम कहाँ हो? प्रथमेश ने गंभीर स्वर में बोला। वो सब छोड़ो, अमरीक बहुत ही कड़क आवाज में बोला। पैसे का इंतजाम हो गया? अमरीक, 25 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है प्रथमेश बाबू, आपको 2 दिन और दिए, परंतु अब रकम है 60 करोड़। अब तुम 25 करोड़ का नहीं, 30 करोड़ का इंतजाम करना। क्या? प्रथमेश चौंकते हुए बोला। तुम पागल हो अमरीक? रितु के घर के बाहर टाइम वेस्ट मत करो, पैसे का इंतजाम करो। मैं 2 दिन में फोन करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ 30 करोड़ लाने हैं, ओनली कैश या गोल्ड में। अच्छा सुनो तो अमरीक, प्रथमेश ने बीच में बोलने की कोशिश की। नहीं प्रथमेश, अमरीक बहुत ही खुकार स्वर में बोला। तुम जैसे मूर्खों के लिए मेरे पास समय नहीं है। 2 दिन में 30 करोड़ का इंतजाम हो जाना चाहिए। प्रथमेश से आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। और हाँ प्रथमेश, पुलिस रितु के घर पहुंचने वाली है। प्रथमेश के होश फक्त हो गए। क्यों? प्रथमेश घबराते हुए बोला। तुम जैसे मूर्ख ने कालिया गैंग को बोला है कि मैं रितु के घर पर हूँ। उस मूर्ख ने अपना एक और आदमी वहां भेजा है और मैंने उसे भी मार डाला है।
जल्द ही रितु की बाई घर पर आएगी और वहाँ उसी लाश मिलेगी तो पुलिस तो आएगी ना प्रथमेश बाबू। अमरीक ने एक खोखा हंसी भरी और फोन काट दिया। प्रथमेश रेनू की शक्ल देखने लग गया। अमरीक बेहद खतरनाक था और उसे कैसे पता चल गया कि प्रथमेश और रेनू रितु के घर के बाहर है, और उसने कब उस कालिया गैंग के आदमी को मार डाला। प्रथमेश बुरी तरह से हिल चुका था। वो और रेनू वहां से तुरंत ही भाग गए। प्रथमेश को डर लग रहा था, यदि अमरीक सच बोल रहा था और कालिया गैंग का आदमी मारा गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और कहीं प्रथमेश की फोन कॉल की डिटेल्स ना निकल जाए। रेनू और भी ज्यादा घबरा रही थी। अमरीक उसे ही फोन करता है और कहीं यदि अमरीक पकड़ा गया तो रेनू भी लपेटे में आ जाएगी। रेनू जल्द से जल्द ये सब छोड़कर कहीं भाग जाना चाहती थी। अमरीक के आने के बाद से ही क्राइम में एक भूचाल सा आ गया था। रेनू को अब लग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या वो वास्को से माफी मांग ले? इधर प्रथमेश अपनी मर्सिडीज चला ही रहा था कि उसका फोन बज गया। प्रथमेश को समझ आ गया था कि कालिया गैंग उसे फोन करेगा ही। उसने गाड़ी एक साइड में रोकी और फोन आंसर किया। मैं कालिया बोल रहा हूं, फोन पर एक बहुत भारी आवाज ने कहा। कालिया बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अमरीक आपके इस आदमी को भी मार डालेगा। प्रथमेश रोते हुए बोला। वो बेहद घबरा चुका था। मार डालेगा? तो पागल है क्या? कालिया चीखा। प्रथमेश थोड़ा संभलते हुए बोला, आपका आदमी जो अभी रितु के घर पर गया था उसको अमरीक ने मार डाला है ना? तो क्या सुबह सुबह नशा करके बैठा है प्रथमेश? नहीं नहीं कालिया बॉस, वो प्रथमेश को आश्चर्य और विस्मय दोनों हो रहा था। मूर्ख, मेरा आदमी उस मकान में जाकर आ गया। मैंने अमरीक के फोन की लोकेशन भी ट्रेस करवा ली। वो विरार में है, ना कि वहां जहां तूने बताया था। ओह, प्रथमेश ने रेनू की ओर गुस्से से देखा। मूर्ख, सुन, ये नंबर अमरीक का ही है ना? मेरे साथ खेल मत खेल, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। नहीं कालिया बॉस, मुझे इसी नंबर से अमरीक फोन करता है। फिर ठीक है, तो वो अभी विरार में कहीं है। उस मकान में कोई दिक्कत नहीं है, वो रितु का ही है और वहां अमरीक नहीं है। मेरा आदमी चेक करके आ गया। कालिया ने फोन काट दिया। प्रथमेश को समझ नहीं आया कि अभी उसे अमरीक ने बोला था कि उसने उस आदमी को मार डाला था। ये सब क्या पहेली थी? तभी रेनू के फोन पर अमरीक का फोन आ गया। हा, प्रथमेश बाबू, तूने झूठ क्यों बोला? मूर्ख प्रथमेश बाबू को और मूर्ख बनाने के लिए। क्या? प्रथमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुनो प्रथमेश बाबू, तुमने कालिया गैंग को मेरे पीछे लगाया है, इसीलिए तुम्हें अब कोर्ट के 60 करोड़ पूरे एडवांस देने होंगे। 2 दिन में 60 करोड़ की व्यवस्था कर लेना। अमरीक ने फोन काट दिया था। प्रथमेश ने रेनू की ओर देखा। प्रथमेश ने मन बना लिया था, उसे अब अमरीक से कोई बात नहीं करनी थी। प्रथमेश ने अपनी गाड़ी का गेट खोला और रेनू को बोला, निकलो बाहर। मैंने कहा निकलो बाहर। प्रथमेश, पर सुनो, रेनू सक पकाती हुई बोली। और हाँ, फिर कभी अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। प्रथमेश बेहद ही गुस्से से बोला। प्रथमेश, मैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी की अभी मेरी गाड़ी से बाहर निकलो तुम। रेनू कुछ कहना चाहती थी, परंतु प्रथमेश उसे धक्का देने लगा। रेनू चुपचाप उसकी मर्सिडीज से उतर गई। और हाँ, मेरे को ना तो फोन करना और ना ही मेरे से मिलने आना। और उस
कातिल खूनी अम्बरीक का फोन आए तो कहना वास्को से डील कर ले। प्रथमेश ने दरवाजा बंद किया और अपने घर की ओर निकल गया। रेनू उस बेहद तेज गति से जाती हुई मर्सिडीज को देखती रही और जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। शायद उसे क्राई को डबल क्रॉस करने का फल मिला था। रेनू को पता ही नहीं चला कब ये खेल पूरी तरह से पलट गया। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चली गई। उसका सामान अभी प्रथमेश के घर पर था, परंतु जल्द ही प्रथमेश का कोई नौकर रेनू के घर पर वो सामान लेकर आ जाएगा। रेनू ने थोड़ा सोचा और फिर अम्बरीक को फोन लगाया। इतनी जल्दी इंतजाम हो गया पैसे का? नहीं, प्रथमेश ने कहा कि तुम वास्को से डील कर लो, रेनू बोली और जोर जोर से रोने लगी। ठीक है, पर तुम क्यों रो रही हो? अम्बरीक ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि प्रथमेश ने मुझे अपनी गाड़ी से निकाल दिया और बोल दिया कि मैं उसके जीवन से निकल जाऊं। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, तो क्राई चली जाओ, तुम तो क्राई में काम करती हो। वहां तो रितु उनको बता देगी। वो तो है, परंतु हो सकता है कि रितु ने अभी तक नहीं बताया हो। रेनू चुप रही। चलो, तुमने मेरी मदद की है, मेरे होटल के 2000 रुपए भी दिए हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। रेनू को समझ नहीं आया कि ये अम्बरीक उसकी मदद क्यों करेगा। रेनू चुप ही रही। वो चुपचाप अम्बरीक की बात सुन रही थी। तुम क्राई जाओ और ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शांत रहो और अपना जॉब करो। तुम यदि कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की, अम्बरीक बोला और उसने फोन काट दिया। रेनू की आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। अम्बरीक, वो कातिल, वो खूनी, रेनू को सांत्वना दे रहा था। रेनू को अम्बरीक की बात समझ आ गई। रेनू चुपचाप से अपने घर गई और फिर क्राई के ऑफिस पहुंच गई। कुछ देर पहले रेनू को लगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया था, परंतु अम्बरीक ने उसमें एक नई जान फूंक दी थी। रेनू को पहली बार अम्बरीक अच्छा लगने लगा था। वक्त कैसे अपना रंग बदलता है। कुछ घंटों पहले प्रथमेश रेनू को मसीहा और अम्बरीक उसे शैतान लग रहा था, और अब उसे अम्बरीक प्रथमेश से भी बड़ा हितैषी नजर आ रहा था।